नमस्कार, प्रभा साक्षी के साप्ताहिक कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। और अपने कार्यक्रम की शुरुआत हम इंडिया गठबंधन की बैठक से करते हैं। ये तीसरी बैठक थी जो मुंबई में आयोजित की गई। इस बैठक से क्या निकला? पिछले दो बैठकों में जो हमने सुना, जो हमने देखा, वो यही था कि हम समान रूप से एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर साझा उम्मीदवार उतारेंगे। इसमें भी कमोबेश वही देखने को मिला। हालांकि 2-3 कमेटियां बनी हैं। तो कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन की जो तीसरी बैठक मुंबई में हुई, उससे क्या निष्कर्ष निकलता दिख रहा है आपको आगामी चुनाव को लेकर? देखिए, ये मुझे लगता है कि एक ये फोटो ऑप ज़्यादा था। उसमें आप देखिए कि जैसा आपने कहा कि जो दूसरी बैठक में अपेक्षा रखी गई थी और उस समय बोला भी गया था कि जो संयोजक है उसका चुनाव होगा तीसरी बैठक में। संयोजक का चुनाव नहीं हुआ क्योंकि नामों को लेकर बड़ा विरोधाभास है। और आप देखिए कि ये जो सीट शेयरिंग की बातचीत चल रही है वो बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि अभी नेतृत्व कौन करेगा इसको लेकर भी बड़ा सवाल हो रहा है। गठबंधन की बैठक से ठीक पहले जिस तरह से, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, शिवसेना, यूपीटी हो, कांग्रेस हो, तमाम दलों ने अपने अपने नेता का नाम आगे किया कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य उम्मीदवार हैं। तो अभी जब एक अनार 100 बीमार वाली वहाँ पे स्थिति है, तो कोई हल निकल पाना बहुत मुश्किल काम है। और आप देखिए कि मैं देख रहा था कि जब सब नेता वहाँ पर एक एक बारी बारी से मंच पर अपनी बात रख रहे थे, तो खास तौर पे लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले का जिक्र करना नहीं भूले और उस समय ठहाके लग रहे थे। अब जो लोग ठहाके लगा रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि चारा घोटाला मामला जो था कांग्रेस के शासन में, वो केस दर्ज हुआ था कांग्रेस के शासन में, सारी चीज़ें सीबीआई ने उसकी इंक्वायरी की थी, जेल भी वो कांग्रेस की ही वजह से गए थे। अब वहां पर आप वो कोस रहे हैं बीजेपी को या दिया वो प्रधानमंत्री मोदी को। हाँ, तो आप तो शिवानंद तिवारी जो आज लालू के बेहद करीबी हैं। तो ये बड़ा विरोधाभास है कि किया किसी ने, आप कोस किसी और को रहे हैं। और एक मैं कह सकता हूं कि ये जो वहाँ पर जिस तरह से खासतौर पर प्रधानमंत्री के लिए अमर्यादित शब्द बोले गए, जैसे लालू प्रसाद यादव ने कहा कि इसरो के वैज्ञानिक उनको सूर्य पर भेज दें, तो ये जो गरिमापूर्ण भाषा नहीं है देश के प्रधानमंत्री पद के पर बैठे व्यक्ति के लिए। संवैधानिक पद है वो। और आप वहाँ पर देखिए कि सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को, देश के प्रधानमंत्री को कोसने का एक वो मंच बना हुआ था। और वहाँ पर सब का एक ही लक्ष्य था कि हम अपने को कैसे बचा सकते हैं। अब ये वहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम देश के गरीबों की चिंता करेंगे, देश के गरीबों को उनका हक दिलाएंगे और एक ईमानदार सरकार देंगे बीजेपी को हटाकर। गरीबों की चिंता हो रही है एक आलिशान होटल में बैठकर वातानुकूलित 350 रुपए लीटर पानी जी, तो उसमें आप वहाँ बैठ के तो गरीबों की चिंता कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप ईमानदार सरकार का आपका जो वादा है उस पर कैसे हम यकीन कर लें। बात कर ले अगर हम सिलसिलेवार तरीके से, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। उनके एक उप मुख्यमंत्री जो व्यक्ति रहे थे जेल में हैं 6 महीने से। एक मंत्री रहे व्यक्ति को स्वास्थ्य कारणों से जमानत मिली हुई है, वो भी लगभग साल भर से ज़्यादा जेल में रहे थे। और भी तमाम तरह के आरोप हैं, तमाम तरह की जांचें चल रही हैं बहुत सारे विषयों पर। और ख़ास बात यह है कि अगर हम बात करें नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार के जो सरकार है उसके मंत्रियों पर या जो उनके गठबंधन सहयोगी हैं उन पर तो तमाम तरह के आरोप हैं ही। लेकिन नीतीश कुमार पिछले लगभग 1.5 दशक से ज़्यादा समय के अपने शासनकाल में अपने राज्य को पिछड़ेपन से नहीं निकाल पाए, तो वो देश कैसे उनके हाथ में अपनी बागडोर सौंप दे। और जिस व्यक्ति का गठबंधन बार बार बदलने का एक इतिहास रहा है, वो इस गठबंधन में भी बना रहेगा लंबे समय तक, इस बात पर कोई कैसे विश्वास कर ले। आपने देखा कि जो अन्य नेता हैं, चाहे डीएमके के स्टालिन वहाँ पर थे, उनके मंत्रियों पर लगातार जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, तो वो कैसे ईमानदार सरकार दे पाएंगे। ऐसे ही आप शिवसेना यूपीटी की बात कर लीजिए, उद्धव ठाकरे को उनकी पार्टी कह रही है कि ये प्रधानमंत्री पद के योग्य उम्मीदवार हो सकते हैं। मुख्यमंत्री पद पर जब वो थे तो मात्र 2 दिन अपने मुख्यमंत्री कार्यालय गए थे, तो ऐसा व्यक्ति देश को कैसे चला सकता है। और ऐसा राजनीतिक व्यक्ति जिसको यही नहीं पता हो कि मुख्यमंत्री को कि उसकी सरकार को उसके ही मंत्री गिराने पर आमादा हैं और विधायक दूसरे स्टेट में जाके बैठ चुके हैं, मीडिया की खबरों से जिसको ये पता लगे, तो उस व्यक्ति की राजनीतिक जो क्षमता है उस पर सवाल उठते हैं। तो ऐसे आप एक एक करके, आप जितने भी वहाँ पर मंच पर लोग बैठे थे,
आप कोई भी एक चेहरा उठाइए, सर्च मारिए, आपको उससे जुड़े भ्रष्टाचार के मामले, उससे जुड़े अन्य मामले सामने आ जाएंगे रिजल्ट्स में, और आपको तब पता चलेगा कि ये लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं। ये देश को बचाने, संविधान को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, खुद को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन देश की जनता भी देख रही है, और ख़ासतौर पे प्रभा साक्षी ने और हमने विशेष रूप से कश्मीर में लोगों से पूछा, हमारे संवाददाता वहाँ पे गए लोगों से पूछने के लिए कि एक इंडिया गठबंधन बैठक हो रही है, इसमें महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला वहाँ पर हैं, और आप एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो आप किसको चाहेंगे? तो लोगों ने कहा, कश्मीर के लोगों ने कहा कि एक तरफ शेर है और बाकी सारे इकट्ठे हो रखे हैं। तो ये जो हम कश्मीर में भावना देख रहे हैं, हो सकता है ये कन्याकुमारी तक भी यही भावना हो। मैं जो देख रहा था वीडियो, खासतौर से राजस्थान से था, एक बुजुर्ग महिला कह रही हैं कि उनसे पूछा गया कि अशोक गहलोत जी ने आपको ये मोबाइल फ़ोन दिया है, तो अब आप किसको वोट देंगे? उन्होंने कहा कि मोदी जी को। उन्होंने कहा गहलोत जी को ने फ़ोन दिया है, तो आपको मोदी जी को वोट क्यों देंगे? क्या? उन्होंने कहा ये फ़ोन ले जाओ वापस। तो ये एक भावना है, लोग लालच में पड़ के, या मैं रेवड़ी दे दूंगा तो उसके लालच में पड़कर मैं वोट दूंगा। तो नेता बिकाऊ हो सकते हैं, नेता पैसे के लिए या जांच एजेंसियों से अपनी जान बचाने के लिए दल बदल कर सकते हैं, गठबंधन बदल कर सकते हैं। जनता कभी ऐसा बदल नहीं करती, जनता लालची नहीं है। वो बात अलग है कि भ्रम के जाल में कई बार जनता फंस जाती है, लेकिन बहुत जागरूक लोग हैं, और हम तो लोकतंत्र की जननी हैं, सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, और सबसे जीवंत लोकतंत्र हैं। तो ये ठीक है, लोकतंत्र में सभी को अधिकार होता है कि आप अपनी बात जनता के समक्ष रखिए, गठबंधन बनाइए, पार्टी बनाइए। वो लोग कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन वाले, यहाँ भी दूसरे लोग भी अपना प्रयास कर रहे हैं। तो सबको प्रयास करने का अधिकार है, निर्णय जनता को करना। बिल्कुल, और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आगे क्या होता है, क्योंकि कुछ दल चाहते हैं कि 15 अक्टूबर तक सीट बंटवारे हो जाएं, और कुछ दल अभी भी लगे हुए हैं कि हम अपनी गारंटी को चुनावी राज्यों में जनता के सामने रखें। अब अरविंद केजरीवाल राजस्थान जा रहे हैं, राजस्थान में कांग्रेस ऑलरेडी है, तो एक साथ चुनाव लड़ना चाहिए था राजस्थान में, मुझे तो लगता है। खैर, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं सर। संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, और इसके बाद से चर्चा शुरू हो गई एक देश एक चुनाव की। सबसे पहले तो संसद का ये विशेष सत्र जो बुलाया गया है, उसका उद्देश्य क्या हो सकता है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं बताया गया है। दूसरी चीज़, क्या कोई बड़ा दांव मोदी सरकार खेलने जा रही है चुनाव को लेकर? क्या चुनाव पहले हो सकते हैं? ममता बनर्जी, नीतीश कुमार लगातार ये दावा कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो राजनीतिक फिजाओं में सर तैर रही हैं, उन पर आप विशेष प्रकाश डालिए सर। देखिए, 2-3 विषय आपने कहे हैं। अगर हम बात करें चुनाव पहले की, तो देखिए चुनाव पहले का मुझे संभावना इसलिए नज़र नहीं आती क्योंकि अगर आप देखेंगे तो दिसंबर और जनवरी के लिए ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका मोदी जी को उद्घाटन करना है। राम मंदिर है जनवरी में, 14 से 24 के बीच, जनवरी के बीच में उसका उद्घाटन हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे, भाजपा शायद 2004 वाली गलती नहीं करेगी जो अटल जी के ज़माने में गलती हुई थी, वो कि जो कहा गया था उस समय, कुछ भविष्यवक्ता था, उन्होंने कहा था कि अटल जी ने अगर एनडीए सरकार के समय कुंडली नहीं छेड़ी होती तो शायद वो 4 में भी लौट आते, 2004 में भी लौट आते। तो लेकिन देखिए 5 साल का कार्यकाल जो उनको मिला है, मुझे अगर हम मोदी जी का अब तक का राजनीतिक इतिहास भी देखेंगे उठा के, तो कभी उन्होंने पहले चुनाव कराए नहीं है, और इस बार भी इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि जो उनको दिसंबर जनवरी में उद्घाटन कर रहे हैं वो खास तौर पर बुनियादी ढांचे से संबंधित हैं। बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं, अभी आप दिल्ली के पड़ोस में आप देख लीजिए, मेरठ में जो रैपिडेक्स है, और भी ऐसे बहुत सारे उद्घाटन उन्होंने करने हैं जो कि देश को एक बड़ा संदेश देंगी कि किस तरीके से बुनियादी ढांचे में बड़ा परिवर्तन आया है, चाहे वो परिवहन संबंधित हो, चाहे वो अन्य क्षेत्रों से संबंधित हो। तो एक तो वो चीज़ है कि वो अर्ली इलेक्शन की बात तो हम अभी भूल जाएं, क्योंकि वो सरकार अपना कार्यकाल पूरा करना चाहेगी, और ख़ासतौर पर जो अपना अभी बजट सेशन होगा उसमें भी कुछ ना कुछ वो ऐसा अपना बड़ा वादा पूरा करना चाहेंगे। अब आप देखिए कि ये जो बात हो रही थी कि इस सेशन में क्या कुछ आएगा, क्या नया आ सकता है, क्या वन नेशन वन इलेक्शन आ जाएगा। तो देखिए, अगर हम देखें, यूसीसी भी है, तो अगर हम देखते हैं कि जो अभी हाल ही में मानसून सत्र समाप्त हुआ है, उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री ने यूसीसी की बात कही थी, तो ऐसा लगा था कि मानसून सेशन में शायद यूसीसी आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी ये जो सेशन अनाउंस हुआ है, उसके ठीक बाद पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया गया है, ताकि वो इसकी एक रूपरेखा सुझाएं सभी से बातचीत करके।
तो एकदम से वन नेशन वन इलेक्शन आ जाएगा ऐसी उम्मीद कम लगती है। लेकिन ये जरूर बातें हैं कि कुछ विशेष तो होने जा रहा है ये विशेष सत्र, जैसे कि अब महिला आरक्षण विधेयक है। महिला आरक्षण विधेयक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर कि विपक्ष में कुछ दलों के बीच मतभेद उभर सकते हैं, और खासतौर पर महिला आरक्षण विधेयक आ जाएगा तो अन्य दलों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी के पास महिला नेतृत्व की पूरी श्रृंखला है, कांग्रेस के पास भी लगभग है, लेकिन अन्य दलों के पास मुश्किल है, बड़े चेहरे नहीं हैं जो कि चुनाव जीता सकें। जबकि बीजेपी ने हाल के वर्षों में अपना एक महिला नेतृत्व का पूरा एक श्रृंखला तैयार की है, और शायद बीजेपी 33% हिस्सेदारी के साथ चलती है अपने संगठन में उन्होंने पद सबसे पहले इन्होंने शुरू किया जी। और अगर आप देखें हाल फिलहाल के वर्षों में बीजेपी की जो चुनावी जीत है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्यों में हो, तो उसमें महिलाओं का सर्वाधिक योगदान रहा है। अभी हाल के जो विधानसभा चुनाव थे उनमें भी रहा है। तो बीजेपी आज जो बीजेपी का वोटर बेस है, तो हम एक समय कह सकते थे कि भाई वो ठीक है, वो कह रहा जाता कि ये हिंदू पार्टी है, लेकिन ऐसा हिंदू नहीं है, वो महिला आधार हो चुका है, और सभी वर्गों की महिलाएं, मुस्लिम वर्ग की महिलाएं भी बीजेपी की वोटर हैं। तो ये जो बीजेपी है वो अपनी महिला वोटरों के विश्वास को और बनाए रखना चाहती है, और ये करके दिखाना चाहती है कि जो आज तक नहीं हुआ वो हमने आपके लिए करके दिखाया। तो वो एक विश्वास और बड़ा होगा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो शुरू की गई पहले हैं, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या महिला सशक्तिकरण से संबंधित जो तमाम कार्यक्रम है उसमें जी, उज्ज्वला है, और प्रधानमंत्री जी का वो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है और सफल परियोजना भी है। तो इस पर जो सवाल उठाए जाते हैं, तो मुझे लगता है महिला आरक्षण विधेयक को पास करवाकर वो एक जवाब जरूर देना चाहेंगे। यूसीसी आ सकता है, क्योंकि यूसीसी आप देखिए कि विधि आयोग के समक्ष जो सुझाव देने का जो था उसका सब समय बीत चुका है, तो अब यूसीसी का समय है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, क्योंकि अभी कमेटी गठित हुई है और 15 दिन बाद ही वहाँ पर सेशन है, तो मुझे उसका थोड़ा सा संभावना कम लगती है। लेकिन सरकार के पास क्या है एजेंडा में, हो सकता है वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वैसे मोदी जी ये बात कहते हैं कि जो मीडिया में चल रहा है उस पर विश्वास मत कीजिए। हाँ, उस पर विश्वास नहीं करिए। और दूसरा क्या है कि ये हमको देखना चाहिए कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, हो सकता है कि ये आगे के लिए करें, क्योंकि ये हो सकता है कि ये जब विंटर सेशन है उसमें आ सकता है, या अगला जो बजट सेशन होगा उसमें ये जरूर कुछ ना कुछ ला सकते हैं। तब तक ये जो समिति है रूपरेखा बनाने लगी। और एक चीज़ हमको समझनी चाहिए कि देश के लिए कोई नई चीज़ नहीं होने जा रही है। पहले भी जो हमारे देश में 4 आम चुनाव थे वो इसी वन नेशन वन इलेक्शन के तहत हुए थे। 68-69 में वो मामला बिगड़ा था, क्योंकि कुछ विधानसभाएं भंग कर दी गई थी समय से पहले। और इस पर ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दलों ने मंथन नहीं किया हो। जो हमारा विधि आयोग है, चुनाव आयोग है, या और जो हमारे संबंधित संस्थान हैं उनमें नहीं चर्चा हुई हो, ऐसा नहीं है। वो लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अभी 5 साल पहले ही जो श्री रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा था कि जो एक देश एक चुनाव होना चाहिए। और इससे आप देखिए कि जो हमारा सिस्टम है उस पर जो बोझ पड़ता है, आर्थिक बोझ पड़ता है, उससे हम बच सकते हैं। विकास प्रक्रिया पे जो बाधा पड़ती है उससे बच सकते हैं। बार बार जो आदर्श आचार संहिता लग जाती है, कहीं ना कहीं आदर्श आचार संहिता लगी होती है, उससे हम बच सकते हैं, क्योंकि विकास कार्य ठप हो जाते हैं ऐसे में। और आप एक चीज़ और देखिए कि अगर किसी को लगता है कि मैं आज चुनाव जीत गया हूँ, लेकिन अभी 3 महीने बाद तो उधर चुनाव है, तो मुझे वहाँ की दृष्टि से कुछ भाषण देना है, हो सकता है वो नफरती एंगल दे के बात कर रहा हो, या हो सकता है कुछ ऐसा एंगल दे के बात कर रहा हो, तो वो सब पे भी रोक लगेगी। जो तमाम तरह के तनाव पैदा होते रहते हैं उस पर रोक लगेगी, खर्चों पर रोक लगेगी। और विधि आयोग ने, चुनाव आयोग ने इस पर पहले भी चर्चा की, जैसा मैंने अभी कहा, और निर्वाचन आयोग ने तो सुझाव दिया था कि बड़ा अच्छा सुझाव था, व्यवहारिक सुझाव भी था, कि उन्होंने कहा था कि एक ऐसी व्यवस्था कायम की जा सकती है कि जैसे राज्यसभा में है, राज्यसभा में कोई भी सीट है उसका एक कार्यकाल 6 साल का है, तो ऐसे ही लोकसभा का कार्यकाल 5 साल और विधानसभा का 5 साल कार्य उसका जो फिक्स हो जाए कि इस तारीख को वो शुरू होगी। अभी क्या होता है, जब वो निर्वाचित हो गई तब से उसका कार्यकाल शुरू होता है। अभी उसने अपने कार्यकाल फिक्स कर दिया कि ये जो है इसका इस तारीख से कार्यकाल होगा और यहाँ तक इस तारीख तक रहेगा। अब अगर मान लीजिए कि सरकार बीच में गिर जाती है, तो वैकल्पिक सरकार बने, या उसका जो निर्वाचन है वो उतनी अवधि के लिए ही हो कि ठीक है, अगर 2 साल का कार्यकाल बचा था तो 2 साल के लिए ही निर्वाचन हो, तो लेकिन फिर अगले जो लोकसभा है तभी बनेगी 5 साल में। तो ये एक व्यवहारिक सुझाव था, राजनीतिक दलों को आगे बढ़ना चाहिए इस पर। और एक चीज़ हमको समझनी चाहिए, एक हमारा जो आम मतदाता है, आप देखिए कि अगर हम अभी जो हमारी जो व्यवस्था है हम उसमें अगर आप देखें तो अमूमन अगर हम एक औसत निकालें तो एक लोकसभा क्षेत्र में लगभग 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं।
अब उन हर विधानसभा क्षेत्र में आप लोगों की मतलब अगर आप सब मिला भी लें तो कम से कम 500 पोलिंग बूथ तो होंगे। 500 पोलिंग बूथ होंगे। अच्छा, अब मान लीजिए कि 500 पोलिंग बूथ पे विधानसभा चुनाव के समय 500 पोलिंग बूथ बनाए गए, लोकसभा चुनाव के समय 500 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। विधानसभा चुनाव के समय जब पोलिंग बूथ बने थे 500, तो उस पर सपोज कीजिए कि 5 करोड़ रुपए खर्च आया। अब वो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं तो फिर से वही पोलिंग बूथों की व्यवस्था हुई, फिर से वही सब प्रक्रिया हुई और 5 करोड़ रुपए फिर खर्च आया। तो ये जो 5 करोड़ रुपए जो हम बचा सकते हैं एक साथ चुनाव करा के, ये 5 करोड़ रुपए शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़क में, तमाम विकास कार्यों में लग सकता है। तो ये एक पैसा बचेगा। और निर्वाचन आयोग तो एक बजट भी दे चुका है लगभग। उसने कहा है कि अगर सारा चुनाव एक साथ कराना हो तो हमको वीवीपैट और ईवीएम को खरीदने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। तो एक बार में 1000 करोड़ रुपए देश खर्च करके ये काम कर सकता है। और ये काम अगर हो जाए 1000 करोड़ रुपए खर्च करके, बहुत बड़ा बजट नहीं है देखा जाए तो हमारे देश के लिए 1000 करोड़ रुपए की, हम 1000 करोड़ रुपए खर्च करके अपनी इस लोकतांत्रिक दायित्व को एक बार निभा दें और 5 साल के लिए काम पर लग जाए। तो ये काम होना चाहिए। अब देखना होगा कि किस तरह से ये जो कमेटी बनी है, उस कमेटी में जो सदस्य हैं जब वो सबसे चर्चा करते हैं तो कितने लोग विरोध करते हैं, कितना लोग समर्थन करते हैं। लेकिन एक चीज़ हमको समझनी होगी कि एक देश है तो चीज़ें भी एक जैसी रहनी चाहिए। अब आप देखिए कि हमने फ़ायदा देखा है, उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं, हमने वन नेशन वन राशन कार्ड है उसका लाभ देख लिया हमने, वन नेशन वन टैक्स है उसका लाभ देख लिया हमने। ऐसे ही वन नेशन वन कई सारी चीज़ें हैं जो मोदी सरकार की ओर से शुरू की गई हैं, उसके लाभ लोगों को मिल रहे हैं। और उसने जो प्रक्रियागत बाधाएं थी उनको दूर किया है, चीज़ों को सरल सहज बनाया है, सरकारी खर्चे कम हुए हैं उन सब चीज़ों से। तो अब देखिए कि यूपीआई है कितना फ़ायदेमंद है, उसका लोग कितना लाभ ले रहे हैं। कोई आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना, आप उसमें आसानी से पैसे डिजिटल लेन देन कर सकते हैं। आज डिजिटल लेन देन के क्षेत्र में भारत दुनिया का नेतृत्व करता बन गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। वन नेशन वन जो अभी यूसीसी की बात हो रही है, तो वन नेशन और वन सिटीजन लॉ की बात हो रही है। तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए। एक देश में एक ही कानून होना चाहिए। तो ये अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो ये भारत के बहुत बड़े सुधारों में से एक होगा और ये काम किया जाना चाहिए। जनता को समर्थन करना चाहिए, राजनीतिक दलों को समर्थन करना चाहिए ताकि सरकार इस काम को जल्दी से जल्दी और आम सहमति से पूरा कर सके। और प्रजातंत्र की खासियत भी तो यही है कि खुले मंच पर खुले विचारों में चर्चा होनी चाहिए और जो निष्कर्ष निकलता है उस पर अमल किया जाना चाहिए जी। फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।